everyone. I hope you guys are doing well. Let us solve today some PYQs जो आपके पेपर में ऑलरेडी आए हैं एंड हम देखते हैं आज कुछ बहुत ही इजी भी नहीं कहूँगी मैं, बट हम बहुत सारे क्यूरेट किए हैं मैंने PYQs आपके लिए एंड ये इंग्लिश से रिलेटेड है. ऑलरेडी हम लोग सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं एंड ये आपके पेपर के ही क्वेश्चन हैं, तो आपको ये सारे आने चाहिए. सो ये रिलेटेड टू क्लास 6 to 8 है. देखते हैं हम मिडिल स्कूल टीचर के लिए जो BPSC TRE का पेपर है हम उसे सॉल्व कर रहे हैं. सो एक पैसेज ऑलरेडी भी इधर ना 3 पैसेजेस हम अपनी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. आई थिंक 2 या 3 हमने पैसेजेस डिस्कस किए थे जब हम लोगों ने अनसीन पैसेजेस की क्लास की थी. तो ये एक पैसेज है, बहुत ही इजी पैसेज है. पहले हम ये पैसेज रीड करेंगे, उसके बाद वी विल बी सॉल्विंग सम क्वेश्चंस एंड देन वी हैव द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द ग्रामर पोर्शन आल्सो. So we'll be solving some questions related to synonyms, antonyms, and also we have some questions related to prepositions. So ये सारी conjunctions and in fact punctuations, इनसे related questions हैं. We'll be solving that. So I am giving you time, read this passage and then we'll be solving the questions related to it. I will be reading the passage once with you. So when Mr. Deepak Gupta went to a restaurant one day to have coffee, he left his coat near the door. There was nothing in the pockets of the coat when he left it. So he was very surprised when he took his coat after his meal and found the pockets full of jewelry. There was a waiter near the door, so Mr. Gupta said to him, "Somebody has made a mistake. He has put some jewelry in my coat. Take it, and when he comes back, give it to him." The waiter took it and went away. Suddenly, another man came in with a coat just like Mr. Gupta's and said, "I made a mistake." Said the man, "I took your coat. Please give me my coat and the jewelry." Mr. Gupta answered, "I gave the jewelry to the waiter. He will give it to you." Right? So this is the passage that is there and these are the questions related to the passage. Now this passage you will think that is very easy when it comes to the reading part, but yes, there are certain analytical questions that are related to it. So in ऐसे passages से नंबर लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. क्यों? क्योंकि ये ओपन एंडेड रह जाते हैं. ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आ सकते हैं जो आपकी इंटरप्रिटेशन पूछ रहे हैं. तो जो भी आपके राइटर ने आपको दिया है उस पे ज्यादा स्टिक रहने का ट्राई करना और बहुत ज्यादा अपना दिमाग यहाँ पे नहीं लगाना है. ठीक है, so this is the passage. एक बारी दोबारा इसे रीड करना हो तो this can be done. एक बार और रीड कर लेते हैं. when Mr. Deepak Gupta went to a restaurant one day to have coffee, he left his coat near the door. Now I already told you, हमने बहुत अच्छी से सॉल्व किया था कि जब भी हम लोग क्या करेंगे, अनसीन पैसेजेस करेंगे, तो वो ऑफ कोर्स अनसीन पैसेज क्यों है, वो अनसीन पैसेज क्यों है, इसे हम अनसीन पैसेज क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑलरेडी कभी किसी ने ये देखा ही नहीं होता है. तो अगर किसी ने कभी ये देखा नहीं है, दिस मीन्स दैट यू हैव टू यूज व्हाट, यू हैव टू इंटरप्रेट इट. सबसे पहले आपको इंटरप्रेट करना है, उसके बाद आपको कॉम्प्रीहेंड करना है. और जब भी कोई पैसेज सॉल्व कर रहे हो तो रीड द पैसेज, पहले पैसेज रीड करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस रीड करेंगे, उसके बाद हम पैसेज में से ढूंढने का ट्राई करेंगे सारी चीजें. So when Mr. Deepak Gupta went to the restaurant one day to have coffee, he left his coat near the door. There was nothing in the pockets of the coat when he left it. तो वो जब अपने जब वो कॉफी पीने जाते हैं तो वो देखते हैं, वो अपना कोट बाहर टांगते हैं एंड वो देखते हैं कि उनके कोट में कुछ नहीं है. पर जब वापस आते हैं तो कोट क्या होता है, कोट इज फुल ऑफ ज्वेलरी, कोट के अंदर ज्वेलरी है. देयर वॉज अ वेटर नियर द डोर, सो मिस्टर गुप्ता सेड टू हिम, "Somebody has made a mistake. He has put some jewelry in my coat. Take it and when he comes back, give it to him." तो ये तुम रख लो ज्वेलरी, और ये मेरा कोट तो है उन्हें लगता है, लेकिन ज्वेलरी मेरी नहीं है, किसने शायद मेरी पॉकेट में डाल दिया है. बट असलियत में क्या हुआ था, असलियत में पूरा का पूरा कोट ही इंटरचेंज हो गया था. उसने, मिस्टर दीपक ने ये सारी चीजें तो सोची ही नहीं. देयर वॉज अ वेटर जिनको उन्होंने वो दे दिया. द वेटर टुक इट एंड वेंट अवे, और वेटर ने वो लिया और चला गया. वेटर ज्वेलरी लेके चला गया. सडनली अनदर मैन केम, और वो उसको मिस्टर गुप्ता को अपना कोट देता है और बोलता है, "I made a mistake." Said the man, "I took your coat." और मैंने गलती से क्या किया, तुम्हारा कोट ले लिया. इसका मतलब कोट क्या हो गए थे, इंटरचेंज हो गए थे. इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरचेंज बोलते हैं.
तो दो लोगों के बीच में अगर ये चीजें ऐसे गुम हो जाए, चेंज हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं इंटरचेंज हो गया था। ठीक है, सो प्लीज गिव मी माई कोट एंड द ज्वेलरी। मिस्टर गुप्ता आंसर्ड, आई गेव द ज्वेलरी टू द वेटर एंड ही विल गिव इट टू यू। तो मिस्टर गुप्ता कहते हैं मैंने तो ज्वेलरी वेटर को दे दी है और उससे जाके ले लो। ठीक है, सो मिस्टर गुप्ता गेव द ज्वेलरी टू, मिस्टर गुप्ता ने ज्वेलरी किसको दी थी? फ्रेंड को, थीफ को, पुलिस को, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो मिस्टर गुप्ता ने ज्वेलरी दी थी किसको? उसने वेटर को ज्वेलरी दी थी। वेटर में भी थीफ हो सकता है, लेकिन वो अभी हमें नहीं पता, वो हमें सिर्फ इतना पता है कि उसने वेटर को दी थी। तो सही आंसर आपको मार्क करना है नन ऑफ द अबव। ठीक है, वेटर जरूर थीफ है, लेकिन अभी मत थीफ मार्क करना, पहले वेटर ही मार्क करना। बिकॉज मिस्टर गुप्ता ने क्या देखा? मिस्टर गुप्ता ने देखा कि वहां एक वेटर है। वेटर कौन होते हैं? वेटर वो होते हैं जो सर्व करते हैं एक रेस्टोरेंट में। वो क्या करते हैं? सर्व करते हैं रेस्टोरेंट में। तो जो सर्व करते हैं उन्हें कहते हैं वेटर। ठीक है, वेटर को उन्होंने दिया था। मिस्टर गुप्ता वांटेड द वेटर टू गिव द ज्वेलरी टू, मिस्टर गुप्ता को क्या लगा था कि जो हमारे वेटर हैं वो ज्वेलरी किसको दे देंगे? द ऑफिसर, द मैनेजर, द ओनर, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। और ये भी याद रखना, बीपीएससी के अंदर आपके यहाँ पे 5 ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, 5 ऑप्शंस आते हैं, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सो द ऑफिसर, द मैनेजर, द ओनर। तो एक कोर्ट का ओनर, उनके हिसाब से तो ज्वेलरी का ओनर था ना, उनके हिसाब से किसका? ज्वेल का ओनर था। जो भी ज्वेलरी थी उनके पास, जो भी ज्वेलरी थी उनके पास, उनका कोई, उसका क्या था? कोई ओनर था। तो वो क्या कहते हैं कि ओनर को दे देना। तो राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। जब इसका ओनर आएगा उसको दे देना। Why did Mr. Gupta go to the restaurant? मिस्टर गुप्ता क्या करने गए थे रेस्टोरेंट के अंदर? बहुत इजी है ये तो। क्या मिस्टर गुप्ता किसी से मिलने गए थे? नहीं। क्या मिस्टर गुप्ता वेटर से मिलने गए थे? नहीं। इसका मतलब मोर देन अबव हो नहीं सकता। क्या मिस्टर गुप्ता कप ऑफ कॉफी पीने गए थे? यस, वो कप ऑफ कॉफी पीने गए थे। तो आपका सही आंसर क्या हो गया? बी सही आंसर हो गया। दैट मीन्स नन ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता। ऐसे भी एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर सकते हो। क्या यूज करते हैं? इसे बोलते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन ट्रिक यूज करो, एक एक करके स्ट्राइक आउट करते रहो ऑप्शंस को। ठीक है, बी सही आंसर हो गया। वेयर डिड मिस्टर गुप्ता लीव हिज कोट? मिस्टर गुप्ता ने अपना कोट जो था उनका कहां पर छोड़ दिया? ऑन द चेयर, इन द डाइनिंग रूम, नेक्स्ट द डोर, नियर द डोर, मोर देन वन ऑफ द अबव, वन एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे पैसेज में दोबारा जाते हैं। सो मिस्टर गुप्ता ने क्या किया? देयर वॉज नथिंग इन द पॉकेट ऑफ द कोट व्हेन ही लेफ्ट इट। तो वो रेस्टोरेंट जाते हैं एंड ही लेफ्ट द कोट नियर द डोर। कहाँ पे उन्होंने किया? नियर द डोर। ये डायरेक्टली आपके पास पैसेज में है। तो राइट आंसर क्या हो गया? सो ऑन द चेयर नहीं किया, उन्होंने वहां हैंग कर दिया था। डाइनिंग रूम में भी नहीं गए, मोर नहीं हो सकता, मोर देन वन ऑफ द अबव। नन भी नहीं है क्योंकि नियर द डोर ऑप्शन में है। तो क्या आंसर हो गया? सी बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, द मिस्टेक वॉज मेड बाय, मिस्टेक किसने करी? मिस्टर गुप्ता ने करी, वेटर ने करी, या मैनेजर ने करी, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। नाउ ये क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा +1 कमाने का क्वेश्चन। सब लोग यहाँ पे गलती कर सकते हैं। गलती किसने करी है इस पूरे सिनेरियो के अंदर? तो गलती किसने करी है? गलती उसने करी है जो बेसिकली यहाँ पे कोट गलत एक्सचेंज करके चला गया है ना। वो मिस्टर अपना कोट छोड़कर मिस्टर गुप्ता का कोट ले गया। सो द मिस्टेक वॉज मेड बाय द ओनर। ओनर ने गलती की थी। ओनर ऑफ द कोट, ओनर ऑफ द कोट ने गलती की है। तो क्या आंसर होना चाहिए? नन ऑफ द अबव होना चाहिए, क्योंकि मिस्टर गुप्ता ने अभी तक ऐसा कोई गलती नहीं करी है। लेकिन आई एग्री। तो क्योंकि ये चीज मैंने ऑलरेडी चेक की थी आपकी आंसर की के अंदर, हर जगह पे अलग अलग इसके आंसर्स आए हुए थे। कहीं कहीं पर मिस्टर गुप्ता भी मार्क किया हुआ था, बिकॉज मिस्टर गुप्ता ने क्या किया? उसको ज्वेलरी दे दी और कोट नहीं समझा कि ये कोट किसी और का है। तो मिस्टर गुप्ता से भी एक गलती हुई थी पहले। ठीक है, सो ये भी पॉसिबल है कि कहीं कहीं पर आपके आंसर की में आप ए फाइंड करो, तो इसलिए इसको मैं ओपन एंडेड रख देती हूँ। यहाँ पे हो सकती है लोगों को प्रॉब्लम। एंड वैसे
सबसे पहले गलती ओनर ने की थी क्योंकि ओनर गलत कोट ले गए, लेकिन उसके बाद गलती किसने की थी? उसके बाद गलती की थी हमारे मिस्टर गुप्ता ने, बिकॉज मिस्टर गुप्ता ने एक थीफ को, एक वेटर को कह लो, वेटर को उनका वो दे दिया, जो क्या कहते हैं उसको, ज्वेलरी दे दी, लेकिन कोट नहीं समझा कि गलत हो चुका है, पलट चुका है, कोट ही चेंज हो गया है। ठीक है, तो कहीं कहीं पर मैंने ए भी देखा है, कहीं पर ई भी देखा है। सो मेरे हिसाब से वो ई होना चाहिए था, बट मैंने आंसर की में ए भी देखा है। सो गलती किससे हो गई है? मिस्टर गुप्ता से हुई है, ऐसा भी आंसर कीज में है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ओपन एंडेड छोड़ देते हैं, बट आई होप ये सबको समझ आ गया है कि हम लोग बात क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है अनदर क्वेश्चन, चूज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। आपको क्या करना है? एप्रोप्रिएट मीनिंग्स बताने हैं, एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स जो ऑल्टरनेटिव आपने दिए हैं। एप्रोप्रिएट मीनिंग मतलब अरोमा अगर वर्ड है, अरोमा का कोई सेम सेम वर्ड देख लो कोई अरोमा का, या फिर अरोमा का आपको एप्रोप्रिएट मीनिंग पता हो तो वो ढूंढ दो। ठीक है, सो अगर किसी ने ये अरोमा वर्ड सुना है तो वो बहुत अच्छे से इसका आंसर कर देगा। ऑप्शंस है मिलिट्री, अराउज, फ्रेगनेंस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। सो अगर कभी किसी ने ऐसे ऐसे कोई स्टिक देखी है, इसे ना हम एफोवेंसिस कहते हैं। ठीक है, ऐसे अगरबत्ती, किसने कभी अगरबत्ती देखी है? सो अगरबत्ती से जो खुशबू आ रही होती है, जो बहुत ही प्रिटी खुशबू होती है, उसको कहते हैं हम अरोमा। उसे क्या कहते हैं? अरोमा। एक बारी इसकी फोटो दिखाती हूँ ताकि सबको समझ आए और ज्यादा टाइम तक सब याद रखें। तो देखते हैं हम लोग। सीधा अगरबत्ती लिखते हैं, उससे जल्दी आएगा। या सो क्या कभी किसी ने ऐसी कोई अगरबत्ती देखी है कहीं पर? तो अगर आप ऐसे देखोगे तो उसके अंदर से जो ये खुशबू, ये जो फ्रेगनेंस आती है, देख रहे हो फ्रेगनेंस? ओके, सर ये पिक्चर बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये किसी भी स्टिक का प्रमोशन नहीं है, ये सिर्फ आपको दिखाना है मुझे कि ये क्या है। सी, सो ये जो चीज आप देख पा रहे हो ना, ये चीज जो आपको दिख रही है, ये, इसे हम एरोमा कहते हैं। एंड अरोमा हमेशा गुड स्मेल होती है। तो बेसिकली एक चीज हमेशा याद रखना, अगर वर्ड आता है एरोमा, अगर वर्ड आता है एरोमा, तो वो हमेशा क्या होती है? गुड होती है, प्योर होती है, अच्छी होती है। लेकिन अगर कभी वर्ड आता है ना स्मेल, तो स्मेल हमेशा थोड़ी बैड होती है, स्मेल हमेशा पंजेंट होती है। पंजेंट का मतलब क्या होता है? पंजेंट का मतलब क्या होता है? वो थोड़ा बैड स्मेल है, वो आपके लिए ओडर है, वो बैड ओडर, ओडर बदबू होता है, ओडर को बदबू कहते हैं, लेकिन अरोमा को खुशबू कहते हैं। दैट इज रिलेटेड टू गुड स्मेल दैट यू हैव। ओके, वो अच्छी स्मेल के अंदर आता है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा? व्हाट वुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर वुड बी फ्रेगनेंस। राइट आंसर क्या होगा? फ्रेगनेंस होगा राइट आंसर। तो मिलिट्री तो बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता, अराउज कुछ नहीं है, मोर देन वन ऑफ द अबव नहीं है, नन ऑफ द अबव नहीं है। आंसर क्या है? सी है। ठीक है, उसके बाद है वर्ड रिवाइव। क्या वर्ड है? रिवाइव। रिवाइव ज्यादा कोई मुश्किल वर्ड नहीं है, सबने सुना ही होगा ये वर्ड रिवाइव। चेंज वेरी क्विकली, bringing back to consciousness, more than one of the above, none of the above. टेल मी। बहुत इजी है, कुछ और क्वेश्चंस भी देखेंगे वर्ड मीनिंग्स के।
सो अगर किसी ने रिवाइव लिख दिया है तो मुझे और भी 2-3 वर्ड के मतलब चाहिए आपसे, और मैंने ये ऑलरेडी पढ़ाया है इसलिए आई होप आपको पता है। पहला वर्ड जो बहुत बार आ जाता है वो वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मीनिंग आप मुझे अभी बताओगे। और एडहरेंट का मतलब बताओ। ये दो वर्ड्स बहुत बार आ जाते हैं, पहले ये दो वर्ड्स का बताओ और इनका तो बताना ही है। रिवाइव का मतलब क्या होता है? रिवाइव का मतलब कुछ चीज चेंज कर देना होता है? नहीं। रिवाइव का मतलब है कोई बहुत जल्दी कोई चीज हो जाए? नहीं। सो मोर देन तो हो ही नहीं सकता, एक ही ऑप्शन बचा है। ब्रिंगिंग बैक टू कॉन्शियसनेस, कोई सपोज कोई फेंट हो गया है, उसको पानी डाला, वो रिवाइव कर गया कॉन्शियसनेस, तो ये होता है ब्रिंगिंग बैक टू कॉन्शियसनेस। तो सही आंसर हो गया सी। तो नन ऑफ द अबव भी नहीं है, ठीक है, सी सही है। उसके बाद एडवर्सिटी और एडहरेंट का मतलब बताओ। एडवर्सिटी एंड एडहरेंट। तो कभी आपने सुना है कि इतनी ज्यादा एडवर्स कंडीशंस के अंदर भी मैंने अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाए? बहुत एडवर्स कंडीशंस हो गई थी फिर भी मैंने अच्छे नंबर लाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। तो फिर एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? कैलामिटी। क्या कोई डिजास्टर होने के बाद भी मैंने अपना सारा काम ढंग से कर लिया? इसका मतलब क्या होता है? कैलामिटी। कैलामिटी। या फिर आप इसका एक और मतलब लिख सकते हो, मतलब मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून, कोई फॉर्च्यून मतलब कुछ अच्छा टाइम चलना, मिसफॉर्च्यून मतलब गंदा टाइम चलना। सो अच्छा टाइम ना चलना किसी का होता है एडवर्स कंडीशंस होना। ये किस वर्ड से आ रहा है? ये वर्ड है एडवर्स, वहां से ये वर्ड निकल के आया एडवर्सिटी। ऐसे ही ये वर्ड है एडहर, और उधर से ये वर्ड निकल के आया एडहरेंट। तो एडहरेंट वर्ड होता है, एडहर मतलब होता है किसी की बात को मानना, फॉलो करना। तो एडहरेंट कौन हो जाएगा? फॉलोअर, एक ऐसा पर्सन जो सबकी बात मानता है। मतलब कि डिसाइपल, मेरा डिसाइपल जो मेरी सारी बातें मान रहा है, एक ऐसा पर्सन जो मेरी सारी बातें, पेन भी नहीं चल रहा है, जो मेरी सारी बातें क्या कर रहा है? मान रहा है। ठीक है, ओके, आई होप दिस इज क्लियर। एक और वर्ड का मतलब बताओ। वर्ड है ब्लीक। ये वर्ड मैंने डिस्कस भी किया था, ब्लीक। ब्लीक, बहुत ही ग्रिम कंडीशंस, बहुत ही थोड़े चांसेस हैं तुम्हारे सक्सेसफुल होने के। तो क्या बोलते हैं? योर फ्यूचर इज वेरी ब्लीक। कैसा फ्यूचर है तुम्हारा? बहुत ही ग्रिम फ्यूचर है। ग्रिम वर्ड आ सकता है, ग्रिम फ्यूचर है। बहुत ही कैसा वर्ड है? बहुत ही कैसा तुम्हारा फ्यूचर दिख रहा है मुझे? बिल्कुल ही खुश नहीं दिख रहा। कैसा दिख रहा है? ऑस्ट्री दिख रहा है, बिल्कुल ही खुश नहीं, ब्लीक, राइट, ओके। एक और इंटरेस्टिंग सा वर्ड बताती हूँ, एल्यूर। एल्यूर, ALLURE, एल्यूर। एल्यूर का मतलब होता है यू लुक वेरी एल्यूरिंग टुडे। एल्यूरिंग मतलब फैसिनेटिंग, तुम कैसे लग रहे हो? बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लग रहे हो। Wait, बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लग रहे हो मुझे, बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहे हो तुम आज मुझे, ओके। एक लास्ट वर्ड और देखते हैं। ओके, ये वर्ड बताओ। ये वर्ड है कैलस। कैलस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार आ जाता है। कैलस, CALLOUS, कैलस। You are very callous. Your behavior towards her is very callous. Callous मतलब तुम बहुत ही इनसेंसिटिव बिहेव कर रहे हो। कैसा बिहेव कर रहे हो? इनसेंसिटिव बिहेव कर रहे हो। तुम्हें उसके लिए दया नहीं आ रही है, तुम बहुत ही इनसेंसिटिव बिहेव कर रहे हो, वो होता है कैलिस। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स आ सकते हैं, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। चूज द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम मतलब आपको क्या बताना है? ऑपोजिट बताना है, ठीक है, ऑपोजिट। तो वर्ड आ गया डिफाइंड। वर्ड क्या आया? डिफाइंड। डिफाइंड का ऑपोजिट क्या होगा? डिफाइंड का ऑपोजिट बताना है।
डिफाइंड, डिफाइंड, किसी चीज को खुले में एकदम ही मना कर देना, ओपनली डिसएग्री करना, मतलब बोल्डली डिसओबीडियंस करना होता है डिफाइंड बिहेवियर। तुम मेरी क्लास में मेरे बोलने के बाद भी नहीं आए हो, यू हैव अ वेरी डिफाइंड एटीट्यूड, यू डिसओबेड मी, वो होता है डिफाइंड करना। मतलब क्या करना, किसी का डिसओबे करना, क्या करना, डिसओबे। इनफैक्ट ये थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम चला जाता है, इसीलिए ना ये कहते हैं हम लोग ओपनली क्या कर रहा है, ये ओपनली क्या कर रहा है, डिसओबे कर रहा है, ओपनली डिसओबे कर रहा है, ओपनली सबके सामने इसने सीधा, एक होता है छुप के ना करना, इसने सबके सामने ही मना कर दिया। तो क्या ये रिबेलियस है, इसका मतलब रिबेलियस तो इसका मीनिंग हो जाएगा, है ना, ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। डोसाइल, डोसाइल होता है बड़ा ही धीरे से बोलना, डोसाइल बिहेवियर, बहुत ही प्यार से बात करना डोसाइल होता है। और ओबीडियंट, इसका मतलब क्या, यहाँ पे ओबीडियंट इसका ऑपोजिट नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ आंसर क्या है हमारा, सी। डिफाइंड होता है किसी का डिसओबे करना, और किसी की बात आराम से मान जाना वो होता है ओबीडियंट, ठीक है। उसके बाद है प्राउड, प्राउड, प्राउड का मतलब क्या होता है, अशेम्ड, हम्बल, मीक, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, इसका ऑपोजिट बताना है वैसे भी। किसी के लिए प्राउड फील करना मतलब तुमने इतने अच्छे नंबर लाए, मैं तुम्हारे से प्राउड, तुम्हारे लिए प्राउड हूं, या फिर तुमने मुझे प्राउड फील कराया, तुम बहुत अच्छे नंबर लाए तो मम्मी कहती है ना कि आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं क्या हूं, तुमसे बहुत खुश हूं, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो मतलब मैं क्या हूं, क्या मैं मीक हूं, क्या मैं मीक का मतलब क्या होता है, वीक होना, इसका मतलब है वीक बिहेवियर किसी का। हम्बल का मतलब क्या होता है, हम्बल होता है बहुत ही दया भावना से किसी से बात करना, हम्बल इज ऑल्सो किसी की सारी बात मानना, ओबे करना किसी के लिए, हम्बल, गुड एटीट्यूड, बेसिकली इट इज अ गुड एटीट्यूड दैट यू हैव। हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्राउड, प्राउड का ऑपोजिट बताना है, तो इसका मतलब है अशेम्ड, आई एम अशेम्ड। उसके बाद आपको क्या मिलती है, पनिशमेंट मिलती है ना। अशेम्ड होते हो मतलब किसी को कोई तुमसे खुश नहीं है, ठीक है, मतलब तुमने उसको अच्छा महसूस नहीं कराया, अशेम्ड फील कराया। तो सही आंसर क्या बन गया, ए बिल्कुल सही आंसर बना। Fill in the blanks with a suitable choice. He climbed the tree and plucked all the mangoes dash his reach. Near his reach, beside his reach, within his reach, more than one of the above, none of the above. वो पेड़ पे चढ़ा और उसने वो पेड़ पे चढ़ा और उसने क्या किया, उसने सारे मैंगोज प्लक करे ट्री पे चढ़ने के बाद, जो भी उसकी रीच में थे। तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे, नियर हिज, नियर का मतलब क्या होता है, पास होना, पास होना, कोई चीज मेरे करीब है वो पास है, नियर, नियर टू, मतलब नियर टू का मतलब है क्लोज टू, क्लोज टू, कोई चीज मेरे क्लोज है। बिसाइड मतलब कोई मेरे साथ रखी है, बिसाइड मतलब मेरे साइड में है, इधर या इधर, लेफ्ट या राइट, बिसाइड, ठीक है। लेकिन विद इन मतलब इस मेरी रीच में जो चीजें आ रही थी वो मैं कर सकती हूँ, विद इन दिस टेरिटरी, इस टेरिटरी के अंदर ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो सही आंसर होगा आपका सी, विद इन। उसने क्या किया, ही क्लाइंब द ट्री एंड प्लग्ड ऑल द मैंगोज विद इन हिज रीच, उसका हाथ जहां जहां तक पहुंच रहा था उसने ये काम करा। तो सही आंसर क्या है, सी बिल्कुल सही आंसर है। Fill in the blanks with appropriate alternative. No sooner did the erring student see his school principal that he took to his heels, shook his head, stood the ground, more than one of the above and none of the above. Now ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसे रीड करो, देन आगे चलते हैं।
बताओ कौन सा सही आंसर है? Okay, so no sooner did the erring student see the school principal that he took to his heels. So सबसे पहले तो अगर किसी को एयरिंग का मतलब ही नहीं पता तो गलत हो जाएगा. एयरिंग होता है जो पर्सन एडहर नहीं कर पाया रूल्स को. ठीक है, एक ऐसा पर्सन फेल्ड टू एडहर द रूल्स. कोई ऐसा बच्चा जो प्रिंसिपल की बात नहीं मान पाया था, उसने जब प्रिंसिपल को देखा तो वो क्या करेगा? तो वो क्या करेगा बेसिकली? टुक टू हिज हील्स. टुक टू हिज हील्स जो फ्रेज है इसका मतलब क्या होता है? भाग जाना. इसका मतलब होता है रन अवे. शुक हिज हेड मतलब डिसएग्री करना. उसने क्या करा? डिसएग्री करा. स्टूड द ग्राउंड मतलब उसने अपना ओपिनियन चेंज नहीं किया. उसने क्या किया? उसने अपना ग्राउंड चेंज नहीं किया. ग्राउंड नॉट चेंज्ड मतलब उसने अपना थॉट प्रोसेस, अपना थॉट इज नॉट चेंज्ड. उसने अपना थॉट नहीं बदला. तो अगर एक ऐसा बच्चा जो गलती कर चुका है वो प्रिंसिपल को देखेगा तो वो क्या करेगा? आप बोलते हैं ना आई स्टूड माई ग्राउंड. मैंने लास्ट तक अपनी बात जो मुझे सही लगता था मैंने उसको माना. तुम्हें जो लगता है तुम वो मान लो. तो ये तो हो नहीं सकता. उसने प्रिंसिपल को देखकर स्टूड हिज ग्राउंड तो होगा नहीं क्योंकि उसकी गलती थी. शुक हिज हेड वो टीचर को देख के अपना सर हिला रहा है, प्रिंसिपल को देख के नहीं. ही टुक टू हिज हील्स मतलब ही रैन अवे. जैसे नो सूनर डिड द एयरिंग स्टूडेंट सी हिज स्कूल प्रिंसिपल देन ही टुक टू हिज हील्स. वो घर से वो वहां से भाग गया. वो ही रैन ऑफ. वो प्रिंसिपल को देखकर चला गया. ठीक है, प्रिंसिपल को देख के भाग गया. तो राइट आंसर क्या हो गया? ए. फाइंड वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. एक एक्सप्रेशन है उसके लिए वन वर्ड बताना है आपको. वन हु डज नॉट मेक अ मिस्टेक. एक ऐसा पर्सन जो मिस्टेक नहीं करता वो कौन होता है? इंटेलिजेंट. सॉरी, दैट पर्सन इज इंटेलिजिबल. दैट पर्सन इज इनफेलिएबल. दैट पर्सन इज फ्लॉलेस. मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव. एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है? हु डज नॉट मेक एनी मिस्टेक. उस पर्सन को क्या बोलते हैं? सो एक ऐसा पर्सन जो बहुत इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट बातें करता है, इंटेलिजिबल हो सकता है. एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा सुंदर है, उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, वो दिखने में बहुत अच्छा है, तो वो होता है फ्लॉलेस. ठीक है, लेकिन इनफेलिएबल कहते हैं उस वर्ड को कोई ऐसा पर्सन जो गलती करने के लिए केपेबल ही नहीं है, उसे क्या बोलेंगे? इनफेलिएबल. ठीक है. अ लिस्ट ऑफ बुक्स और आर्टिकल्स को क्या बोलते हैं? डेमो गोजॉर्ज, मोनोलॉग, कैटलॉग, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. टेल मी द राइट आंसर. एक ऐसा, सो अ लिस्ट ऑफ बुक्स और आर्टिकल्स, डेमोगॉज, मोनोलॉग, कैटलॉग, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. सो सबसे पहले किसी को पता है मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग होता है वन पर्सन टॉकिंग. वन पर्सन टॉकिंग इज कॉल्ड एज मोनोलॉग.
मोनोलॉग में एक पर्सन ही बोल रहा होता है, बाकी लोग क्या करते हैं, सिर्फ सुनते हैं, बाकी लोगों का काम होता है सिर्फ उसको सुनना। डायलॉग क्या होता है, डायलॉग होता है जिसमें टू पीपल टॉक टू वन अनदर, वो दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, उससे हम बोलते हैं डायलॉग। मोनोलॉग में कोई एक पर्सन बोल रहा होता है, ठीक है। तो ये आंसर तो सही नहीं होगा, ये ऑप्शन तो सही नहीं है। डेमोगॉज कौन होते हैं, डेमोगॉज होते हैं एक पॉलिटिकल लीडर जो अपना ओपिनियन लोगों पे बात, जो अपना ओपिनियन लोगों तक शेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये एक पॉलिटिकल लीडर की बात हो रही है, ये भी सही नहीं है। अ लिस्ट ऑफ बुक्स और आर्टिकल्स जहां पे मेंशन हो उसे हम बोलते हैं कैटलॉग, उसे क्या बोलते हैं, कैटलॉग। अगर ऐसा आता कि एक बुक में साइटेड चीजें क्या है, एक बुक में साइटेड चीजें क्या है, तो आप उसे कहते हैं बिब्लियोग्राफी। अगर साइटेड चीजें, साइटेड वर्ड आ जाता तो बिब्लियोग्राफी बोलते, लेकिन एक लिस्ट है सिर्फ बुक्स और आर्टिकल्स की, उसको हम बोलते हैं कैटलॉग। तो सही आंसर क्या हो गया, सी हो गया। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, दोबारा से एंटोनिम्स बताने हैं। ट्रू का उल्टा क्या होता है, वेरी इजी, ट्रू का उल्टा क्या होता है, ट्रू का ऑपोजिट क्या होता है, बहुत इजी है ये तो, डायरेक्टली सबको पता है। ट्रू का ऑपोजिट, ट्रू मतलब कोई चीज सच है, तो उसका ऑपोजिट क्या होता है, क्या ट्रू का ऑपोजिट अनट्रू होता है, फॉल्स होता है, डर्टी होता है, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ओके, सो ट्रू मतलब होता है, ट्रू का ऑपोजिट होता है फॉल्स, और अनट्रू भी होता है, यह देखो अनट्रू भी होता है। दिस मीन्स मोर देन अबव इज द राइट आंसर। क्या राइट आंसर है, डी इज द राइट आंसर, मोर देन अबव बिल्कुल सही है। ट्रू का ऑपोजिट डर्टी नहीं होता, पर फॉल्स होता है, और साथ में अनट्रू भी होता है। तो सही आंसर क्या हो गया, सही आंसर इज डी, मोर देन अबव। ओके, स्लेव का ऑपोजिट बताना है, स्लेव का ऑपोजिट, स्लेव कौन होते हैं, स्लेव होते हैं बंधी, किसी के बंधी हो जाना स्लेव होता है। सो स्लेव, स्लेव का पहले मीनिंग बताओ, स्लेव का मीनिंग मतलब आप मेरे स्लेव हो, तो इसका मतलब क्या है बताओ, इसका मीनिंग, स्लेव का मीनिंग। तो स्लेव का मीनिंग क्या होगा, मैं किसी की बंदी हूं, मतलब मैं किसी की क्या हूं, सर्वेंट हूं। तो सर्वेंट तो सही आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज सर्वेंट तो सेम मीनिंग हो गया है ना, हम तो यहाँ पे ऑपोजिट ढूंढ रहे हैं, सी हटा दो। क्या मिस्टर, मिस्टर लगाना किसी के सामने किसी का बंदी बन जाना हो जा का ऑपोजिट हो सकता है, नहीं। लेकिन मास्टर होता है एक इसका ऑपोजिट स्लेव का। क्या रिलेशन होता है, मास्टर स्लेव का रिलेशन होता है ना, स्लेव का कौन होते हैं, मास्टर्स होते हैं। तो सही आंसर क्या हो गया, ए हो गया। स्लेव का क्या ऑपोजिट होगा, मास्टर। स्लेव कौन होते हैं, जो किसी के अंडर काम कर रहे हैं, ये कौन है, बंदी है, ये इसके सर्वेंट है। और जो कोई इसका जो इसको देख रहा है, जो इसका सुपरविजन कर रहा है, उन्हें कहते हैं हम मास्टर। देन आपको क्या करना है, आर्टिकल्स लगाने हैं, ए, एन और द आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। चिल्ड्रन डिसलाइक डैश एंगर ऑफ देयर पेरेंट्स, children dislike an anger of their parents, children dislike a anger of their parents, children dislike the anger of their parents. None of the above या more than one of the above. Children tend to dislike the anger of their parents, because ये बहुत specific बात हो रही है यहाँ पे,
बहुत ही स्पेसिफिक बात है यहाँ पे, इसीलिए ही बी वुड बी द राइट आंसर। बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। डैश कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। अ कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली एंड कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। The capital of India is New Delhi. More than one of the above and none of the above. So none of the above नहीं है, more than one of the above भी नहीं है, हम सबको पता है। ये बहुत स्पेसिफिक है, इसलिए क्या यूज होगा? द यूज होगा। सो बेसिकली हम ए एंड द कब यूज करते हैं? हम लोग ए एंड यूज करते हैं जब हम लोग किसी कॉमन चीज को रेफर कर रहे हो। लेकिन अगर हम किसी स्पेसिफिक चीज को रेफर करते हैं तब हम द लगाते हैं। ऑल्सो अगर वो कॉमन चीज कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है या वॉवल से स्टार्ट हो रही है तब हमारा क्या यूज करना है? चेंज हो जाता है। कॉन्सोनेंट्स मतलब हमेशा ए एंड द, जो भी हमारे बेसिकली जो वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, इनके अलावा जो चीजें होती है प्लस साउंड्स भी यहाँ मैटर करती हैं, इनके अलावा जो बचे हुए अल्फाबेट्स हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज। लेकिन आपको क्या सुनना है? आपको यहाँ पे भी साउंड्स सुननी होती है। जैसे कि अगर अब वर्ड आ जाए ऑनेस्ट तो क्या होता है? द ऑनेस्ट होता है, एन ऑनेस्ट होता है, अ ऑनेस्ट होता है। सो ऑनेस्ट स्टार्ट तो एच से हो रहा है तो ए लगना चाहिए, लेकिन हम एन लगाते हैं क्योंकि ऑनेस्ट ओ की साउंड देता है ना, ओ की साउंड दे रहा है, इसीलिए ही हम लोग क्या लगाते हैं? एन ऑनेस्ट पर्सन। तो दैट इज वाई हम लोग क्या देखेंगे? साउंड्स भी देखेंगे, ये चीज भी याद रखना। तो द यहाँ पे यूज होगा। A year ago I visited an island, the island, a island। अब कोई भी आइलैंड हो सकता है, कोई स्पेसिफिक तो दिया नहीं हुआ, प्लस आइलैंड आइलैंड एन ही लगेगा, वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या ऑप्शन होगा? ए। A year ago I visited an island. Yesterday I saw dash one-eyed man. Yesterday I saw dash one-eyed man. Tell me. I haven't received the right answers though. ओके नाउ थोड़ा सा ट्रिकी है, आई एम प्रिटी श्योर सबको नहीं आया होगा समझ। येस्टरडे आई सॉ द वन आइड मैन, येस्टरडे आई सॉ अ वन आइड मैन। अब वन आइड मैन कोई भी हो सकता है, द तो नहीं यूज करे। येस्टरडे आई सॉ एन वन आइड मैन, सबको लगेगा कि वन है तो एन लगा दो, लेकिन जब वन बोलते हो तो किसकी साउंड आती है? डब्ल्यू की साउंड आती है। वन, वह की साउंड आ रही है, व की साउंड आ रही है, इसका मतलब ये हो जाएगा yesterday I saw a one-eyed man। मैंने किसको देखा? एक one-eyed man को देखा। ठीक है, one-eyed man को देखा। देन करेक्ट डिग्री आपको फिल करनी है। अब हम लोगों ने वर्ब्स में डिग्री की थी, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 3 तरीके की डिग्री होती है। एक तो होता है आपका प्रॉपर, जो एक आपका वर्ड है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सुपरलेटिव, उसके बाद है कंपैरेटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सुपरलेटिव, ठीक है। जो यहाँ पे क्या है, जैसे कि ब्रेव, उसके बाद क्या आता है? ब्रेवर, और उसके बाद क्या आ जाता है? ब्रेवेस्ट। अब ये कैसे हो रहा है? उसके बाद हमने ब्रेवेस्ट कैसे लिखा है? तो सबसे पहले हमारे पास एक हमारा वर्ड है, नॉर्मल ये हमारा वर्ड है। वर्ड के बाद हमारे पास क्या आता है? जब हम दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं, जब हम टू लोगों को कंपेयर, टू पीपल आर कंपेयर टुगेदर, जैसे भव्या इज ब्रेवर देन आंचल, आंचल इज टॉलर देन भव्या, तो ये दो लोगों को कंपेयर कर रहे हो। भव्या इज ब्रेवेस्ट इन द क्लास, ये 2 से भी ज्यादा लोगों को कंपेयर करने में काम आता है।
तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेवेस्ट वुड बी द राइट आंसर, ब्रेवेस्ट राइट आंसर होगा, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो डिग्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो, प्लस एक दो और डिग्री डिस्कस करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स देखेंगे हम लोग। सो पॉजिटिव के बाद ये इसे पॉजिटिव भी कह सकते हैं, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इसके कुछ एग्जांपल्स, और कभी कभी थोड़े से आपको सीधा नहीं मिलेंगे इसके अंदर ई और ईएसटी लगाने में, तो हम मोर, मोस्ट ऐसे भी यूज करते हैं। तो हमने पूरा पढ़ा था ढंग से क्लास में, आई वांट कि ये सब मुझे ढंग से आंसर देंगे। तो अगर वर्ड है डर्टी तो मुझे बताओ क्या होगा, अगर वर्ड है अगली, देन वर्ड है प्रिटी, फिर वर्ड है हैप्पी, उसके बाद इंपॉर्टेंट। इनका मुझे बताओ, इनकी डिग्रीज मुझे बताओ। सो डर्टी का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, डर्टियर, दिस प्लेस इज डर्टियर देन दैट प्लेस, है ना। लेकिन डर्टीएस्ट, डर्टीएस्ट ये सबसे ज्यादा डर्टीएस्ट प्लेस है जहां मैं कभी गई हूं। ठीक है, ऐसे ही अगली, वाई लग रहा है, ये वाई के अंदर आई ई आर यूज होता है, क्योंकि एक तो ये तो नॉर्मल है ई, ई आर और ई एस टी, ये तो बहुत सब लोग कर लेते हैं, वाई वाला ज्यादा थोड़ा ट्रिकी होता है। अब अगली का क्या होगा, अगली विल बी अगलियर एंड अगलीएस्ट, आई ई एस टी। ऐसे ही क्या बन जाएगा, प्रिटियर, शी वाज प्रिटियर देन मी, शी इज prettiest, she is prettiest in amongst everyone in our class। happy का क्या होगा, happier and happiest। important का बताओ, important का जैसे मैंने आपको बताया, important का importier कुछ नहीं होगा, importier नहीं होता, importiest कुछ नहीं होता, तो this will be more important and this will be most important। ठीक है, तो इस तरीके से डिग्री बनानी आनी चाहिए। जैसे कि अगर मैंने वर्ड दे दिया कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज, तो कंफ्यूजियर, कंफ्यूजिएस्ट कुछ होता है नहीं, इसका क्या हो जाएगा, मोर कंफ्यूज एंड मोस्ट कंफ्यूज, मोर कंफ्यूज एंड मोस्ट कंफ्यूज। और कुछ हमारे पास क्या होते हैं, कुछ हमारी एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे अगर मैंने दे दिया गुड, तो उसका कैसा करोगे, गुड का होता है बेटर एंड बेस्ट, ये हमने डिस्कस किया था, आई होप यू गाइज रिमेंबर। बैड का होता है वर्स और वर्स्ट, बैड का होता है वर्स और वर्स्ट, बैड का, है ना। फार का क्या होता है, फार, फर्दर और फारदेस्ट, फारदेस्ट। लिटल, लेस और लीस्ट, लिटल, लेस और लीस्ट, है ना। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इज इट क्लियर, आगे बढ़ते हैं, चलो। चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है जो आपको किसी चीज की पोजीशन बताता है। जैसे अगर ये टेबल है, इधर रखी है मैंने कोई कीज, तो ये कीज कहाँ है, ऑन द टेबल, ये कीज कहाँ है, ऑन द टेबल। अब यही कीज को मैं कहाँ डाल देती हूँ, इस ड्रॉर में डाल देती हूँ अंदर, तो ये है इन द टेबल। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। एंड अगर इसको, ये टेबल है हमारा, और इसको मैं अगर टेबल के नीचे रख देती हूं, तो ये क्या है, अंडर द टेबल है। तो पोजीशन बताते हैं हमारे प्रेपोजिशंस, याद रखना। ही गेव मी एवरीथिंग आई आस्क्ड, उसने मुझे क्या दे दिया, he gave me everything I asked about, he gave me everything I asked for, he gave me everything I asked into।
बताओ राइट आंसर। टेल मी द राइट आंसर। He gave me everything I asked about. He gave me everything I asked for and into. Now there will be a lot of students जो बोलेंगे मैम about भी ठीक है. He gave me everything I asked about. लेकिन जब भी कभी about यूज करोगे इसका मतलब है some details are left. Some details are left. लेकिन इसने तो हमें everything दे दिया है, तो इसीलिए ही यहाँ पे सही आंसर एंड मोर एप्रोप्रिएट वुड बी बी फॉर ही गेव मी एवरीथिंग आई आस्क्ड फॉर. ठीक है, ही गेव मी एवरीथिंग आई आस्क्ड फॉर. शी इज डेफ इन 1 year. शी इज डेफ ऑफ 1 year. शी इज डेफ फ्रॉम 1 year. बताओ. She is deaf. She is deaf. She is deaf from 1 year. She is deaf of 1 year. Which is correct? ये तो बहुत इजी है. शी इज डेफ इन 1 year. शी वो एक ईयर से क्या है, सुन नहीं पाती है. शी इज डेफ इन 1 year. वो एक ईयर से सुन नहीं पाती है. ठीक है. द स्टूडेंट्स मस्ट असेंबल एवरी मॉर्निंग डैश टाइम. द स्टूडेंट्स मस्ट असेंबल एवरी मॉर्निंग एट टाइम. अगेंस्ट टाइम. अगेंस्ट चले जाओ उसके. ऑन टाइम. सही आंसर. वेटिंग फॉर द राइट आंसर्स. ओके, सो सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव मार्क्ड एट एज वेल. और एट गलत हो जाता है बिकॉज एट होता है हम कोई स्पेसिफिक चीज के लिए एट यूज करते हैं. जैसे अगर मैंने बोला, अगर मैं चाहती हूं कि एट 10 o'clock 10 AM पे सब आ जाए तो एट लगता. लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि हम सब चाहते हैं कि वो मॉर्निंग में सही टाइम पे आ जाए, तो इसलिए यहाँ पे लग जाएगा द स्टूडेंट्स मस्ट असेंबल एवरी मॉर्निंग ऑन टाइम. ठीक है. ऑन टाइम एक पर्टिकुलर डे पर्टिकुलर टाइम को रेफर कर, यहाँ पे एक ऐसे पर्टिकुलर चीजों को रेफर कर रहा है लेकिन इसे स्पेसिफिक टाइम नहीं बता रहा है. माई स्कूटी फेल इन द रोड, ओवर द रोड, ऑन द रोड. तो डेफिनेटली माई स्कूटी फेल ऑन द रोड. रोड पर गिर गई मेरी स्कूटी. देन चूज द करेक्ट वर्ब्स. वर्ब्स क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं. वर्ब्स क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं. मच ऑफ योर लेबर, मच ऑफ योर लेबर आर वाइड ऑफ द मार्क, इज वाइड ऑफ द मार्क, वॉज वाइड ऑफ द मार्क. तुम्हारी जो लेबर थी, यहाँ पे लेबर का मतलब है हार्डवर्क. हार्डवर्क. मच ऑफ योर लेबर आर वाइड ऑफ द मार्क. हम सिर्फ लेबर की बात कर रहे हैं. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देख लो, योर लेबर एक पर्सन की बात कर रहे हैं, सिंगल कोई एक पर्सन की मेहनत की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी सिंगुलर ही आएगा. सिंगुलर आएगा मतलब इज आएगा. बी बिकम्स द राइट आंसर. किसी एक पर्सन की मेहनत की बात हो रही है. ईदर ऑफ दीज पेन्स डैश गुड एनफ फॉर मी.
आर गुड एनफ फॉर मी, वॉज और इज, वॉज तो हो नहीं सकता, ईदर ऑफ दीज पेन्स वॉज गुड एनफ फॉर मी, ईदर मतलब कि कोई एक पेन ही आप चूज करोगे, ठीक है, तो इसके साथ आप ईदर, नीदर, इनके साथ क्या यूज करते हो, इज ही यूज करते हो। राइट आंसर क्या है, सी इज द राइट आंसर। नीदर ऑफ दीज बॉटल्स, दोबारा नीदर आ गया, ईदर नीदर मैंने अभी बोला, उनके साथ भी क्या यूज करते हो, इज ही यूज करते हो। तो तीनों का आंसर क्या है, इज ही है। ए इसका आंसर है, सी इसका आंसर है और बी इसका आंसर है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजंक्शंस, कंजंक्शंस दो सेंटेंसेस को जोड़ती है। वर्क हार्ड डैश you should fail, unless you should fail, least you should fail, as if you should fail। तो वर्क हार्ड नहीं तो तुम क्या करो होगा, तुम फेल कर जाओगे, वर्क हार्ड लीस्ट यू वुड फेल, नहीं तो तुम हार जाओगे। बी बिकम्स द राइट आंसर, बी क्या है, राइट आंसर है। हार्डली हैड वी रीच द स्कूल who the bell rang, when the bell rang, than the bell rang। hardly had we reached the school when the bell rang, when the bell rang। The bus conductor shouted although he had gone mad, least he has gone mad, as if he has gone mad। तो बस कंडक्टर कैसे चिल्लाया, जैसे कि वो पागल हो, तो मतलब एज इफ ही हैज गॉन मैड। सही आंसर क्या है, सी है। फिल इन द ब्लैंक्स करना है एप्रोप्रिएट वर्ड्स के साथ। इट वॉज द डैश मूवमेंट ऑफ माई लाइफ, इट वॉज द डैश मूवमेंट ऑफ माई लाइफ। अब यहाँ पे प्राउड मूवमेंट तो आ नहीं रहा, प्राउड एडजेक्टिव तो आ नहीं रहा, प्राउड है नॉर्मल, किसी के लिए प्राउड हो जाना, यहाँ पे ये तो नॉर्मल प्लेन पॉजिटिव एडजेक्टिव है आपके पास। प्राउडर होता जब आप क्या कर रहे होते, दो चीजों को क्या करते, कंपेयर करते, तो होता प्राउडर। ये उस वाले जो चीज हुई इवेंट से, इस बारे में ज्यादा प्राउडर फील कर रही हूँ, लेकिन इसने बोला ये मेरी लाइफ का प्राउडेस्ट मूवमेंट है, तो सही आंसर है सी, क्योंकि इट वॉज अभी तक का उसका बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, प्राउडेस्ट मूवमेंट ऑफ माई लाइफ, तो सी सही आंसर हो गया। I will not go with you dash you put on decent clothes, तो मैं तुम्हारे साथ तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुमने अच्छे क्लोथ्स नहीं डाले। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, okay, so I will not go with you in case you put decent clothes, तुम डाल दोगे तो भी नहीं जाऊंगा, in case नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता, unless मैं तब तक तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा जब तक तुमने अच्छे क्लोथ्स नहीं पहने। I keep him occupied least his mind does not wander to his native village in order so that, यहाँ पे क्या वर्ड क्या आएगा, I keep him occupied in order his mind does not wander to his native village। I keep him occupied so that his mind does not wander to his native village। So that नहीं चाहते ऐसा हो। ओके यहाँ पे टॉय क्या है, द वर्ड टॉय इन द फ्रेज टू टॉय विद द आइडिया इज व्हाट, नेम प्लेस एनिमल थिंग एज वेल एज अ सिचुएशन, जैसे एक आइडिया के लिए भी हम नाउन यूज कर देते हैं, टू टॉय विद, दिस टॉय इज अ नाउन, दिस इज अ नाउन है, ठीक है, आइडियाज के लिए भी हम यूज कर लेते हैं। रमेश इज द डैश, सो आपको क्या करना है, करेक्ट वर्ड्स और फ्रेजेस के साथ फिल करना है दोबारा से। रमेश इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज, मोर क्लेवर, मोस्ट क्लेवर। अब बताओ, अभी हमने देखा एक वर्ड है क्लेवर, ठीक है, उस क्लेवर को हमें चेंज करना है अगर, तो कंपेयर करते हुए हम क्या यूज करते हैं, रमेश इज मोर क्लेवर, मोर क्लेवर ऑफ ऑल द बॉयज, सब मोर क्लेवर तो नहीं हो सकता,
है ना। मोर क्लेवर तो नहीं होगा क्योंकि हम लोग कंपेयर नहीं कर रहे, सबके में से है वो। रमेश इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज, रमेश इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज। तो ये होता है क्लेवर। इसमें क्लेवर, क्लेवरर और क्लेवरेस्ट में चेंज होता है। क्लेवर, क्लेवरर और क्लेवरेस्ट में चेंज करते हो आप, ठीक है। तो ए सही आंसर है। She dash her homework, so she is watching television now. She have done, she is done, she has done. बहुत सिंपल है तो she has done, उसने अपना काम खत्म कर लिया है। अब ये पास्ट टेंस में कर चुकी है वो, अब वो क्या कर रही है, टेलीविजन देखेगी प्रेजेंट में। नॉन फाइनाइट वर्ब के साथ फिल करना है इसको। टॉम डैश टू हेल्प, Tom trying to help, has tried to help, Tom tried to help. Tom dash to help. Tom try to help. Okay. So which part of the speech is the underlined word? तो underlined word यहाँ पे आई थिंक अंडरलाइन वर्ब ही यहाँ चला गया है। अंडरलाइन कर देते हैं, हम खुद ही कर देते हैं। चलो इज बताओ, नहीं कोलकाता बताओ, इजी कर देते हैं थोड़ा। विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड? कोलकाता इज ऑन द हुगली, कोलकाता हुगली रिवर के ऊपर है। तो क्या ये इंटरजेक्शन है? नहीं। क्या कहीं प्रोनाउन यूज हुआ है? नहीं। क्या ये एक कोलकाता अपने आप में एक एडजेक्टिव है? नहीं। तो राइट आंसर हो गया नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये क्या है, ये एक नाउन है। ठीक है, अगर ऐसा मैं लिख देती कोलकाता इज ऑन द हुगली रिवर, इट इज वेरी प्रिटी, तो इट क्या बन जाता? इट यहाँ पे हम लोग कोलकाता के लिए यूज कर रहे थे, तो फिर वो बन जाता प्रोनाउन। ओके, करेक्ट एडवर्ब से फिल करना है आपको। द नाइट फॉट, द नाइट फॉट, और एडवर्ब ढूंढने के लिए हमने देखा था एलवाई देखना है हमें। द नाइट फॉट बैडली, ब्रेवली, करेजियसली। द नाइट फॉट ब्रेवली, उसने किसके साथ लड़ाई करी? ब्रेवली उसने फॉट करा। द नाइट फॉट ब्रेवली। लास्ट, what a lovely view you have here, what a lovely view you have here। यहाँ आपको क्या यूज करना है? appropriate punctuation mark यूज करने हैं। तो यहाँ पे क्या फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। what a lovely view you have here, क्या कितना सुंदर व्यू है यहाँ पे। what a lovely view you have here, क्या आप यहाँ पे कोई फीलिंग्स देख पा रहे हो? क्या आप कोई इमोशंस देख पा रहे हो? यस। क्या आपका सेंटेंस खत्म हुआ है? सिर्फ सेंटेंस तो खत्म हुआ है लेकिन इमोशंस हैं यहाँ पे। और कोई क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो? नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा? इंटरजेक्शन आएगा। ठीक है, व्हाट अ लवली व्यू यू हैव हियर, ए बिकम्स द राइट आंसर। ठीक है, इज दिस क्लियर? ये सबको समझ आ गया? So these were the questions that I had to discuss. Second से close करते हैं। Okay. So I hope सबको ये सारी चीजें समझ आ गई हैं जो भी हमने डिस्कस किया है। ये सारे आपके PYQs है, ऑल बीइंग वेरी वेरी इजी। ये तो पैरा बहुत इजी आ गया, पेपर में इतना इजी पैरा भी नहीं आता, थोड़ा तो डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होगा। तो जब भी कोई पैराग्राफ आता है तो ट्राई टू रीड इट अगेन एंड अगेन। मैं अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज 2 टाइम्स पैरा रीड करने का ट्राई करो, फिर क्वेश्चंस देखो और फिर पैरा में से ही ढूंढो। बारी बारी क्या करो, फैक्ट्स को ना हमेशा हमेशा ही चेक करते चलो। अगर फैक्ट्स चेक नहीं कर पाओगे, फैक्ट्स को चेक, तो गलती कर दोगे। इसलिए बारी बारी पैसेज को रेफर करो, दैट विल मेक इट मोर इजी फॉर यू टू सॉल्व द थिंग्स।
सो ये जो मिस्टर दीपक गुप्ता का हमने पैसेज पढ़ा, ये काफी इजी था, बट ऐसे क्वेश्चन जरूरी नहीं है इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड आए। कभी भी क्या आ सकता है, इंटरप्रेट करने वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, या फिर बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जब कोई पैसेज रीड करते हो तो मोर और लेस उसका थीम डिसाइड कर लो। इसका थीम क्या है कि कोई गलती हो गई है मिस्टर गुप्ता से, और मिस्टर गुप्ता ने अपना कोट एक्सचेंज करने के चक्कर में थीफ को क्या दे दिया, अपना ज्वेलरी दे दिया, किसी और की ज्वेलरी। तो मोर और लेस जब आपको थीम समझ आ जाएगा तो आप आंसर भी ढंग से निकाल पाओगे। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आपने और सारे क्वेश्चंस देखे तो अभी तक आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको क्या क्या रिवाइज करके जाना है। सिनोनिम, इंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स सब आया हुआ है। ऐसे ही प्रेपोजिशंस आया हुआ है, बहुत बार आता है, आर्टिकल्स आते हैं, तो नाउन्स आते हैं, प्रोनाउंस से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी चीजें हमने क्लास में की हैं, दोबारा इसे रिवाइज करो। इनफैक्ट पंक्चुएशन से भी आगे अब तो क्वेश्चन, सो ट्राई टू रिवाइज ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अभी जब पेपर आएगा उससे पहले भी एक बार देखो और भी एक्सरसाइजेस सॉल्व करो। दिस इज ऑफ कोर्स गोइंग टू फेच यू गुड मार्क्स, अगर आप खुद से भी प्रैक्टिस कर देख लेना। ठीक है, so with this I'll wind up. Thank you so much for coming to the class and solving this paper with me. Have a wonderful day and enjoy.